Hello dear student, welcome back to our next lecture of physical world। बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने देखा था हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स, जिसमें थेल्स नाम के साइंटिस्ट ने बताया था नेचर किस तरह से वर्क करता है, नेचर के जो लॉज है उसके हिसाब से किस तरह से ये अलग अलग फिनोमेना होते हैं वो डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं लॉज एंड इवेंट्स ऑफ द नेचर। देखो बच्चों, लॉज एंड इवेंट्स ऑफ द नेचर मतलब नेचर में जो इवेंट होते हैं, अलग अलग चीजें होते रहते हैं नेचर में, जैसे बारिश होना, उसके बाद में जैसे मून का रिवोल्यूशन है, फॉलिंग ऑफ एप्पल है, कोई भी फ्रूट्स नीचे गिर रहा है, ऐसे कुछ फिनोमेना नेचर में आपके सराउंडिंग में से नंबर ऑफ फिनोमेना होंगे जिसे आप काउंट भी नहीं कर सकते, और वो सभी फिनोमेना कुछ लॉ के हिसाब से चलते हैं। नेचर ने कुछ लॉ दिए हैं और उस लॉ के हिसाब से पूरा खेल नेचर का चलता है। बच्चों, एक ही लॉ है ग्रेविटेशन का, लेकिन एक ही लॉ के ऊपर कितने सारे इवेंट को लगता है। देखो अभी जैसे मैं आपको इवेंट अगर बताऊं तो यहाँ पे फॉल ऑफ एप्पल, देखो ये फॉल ऑफ एप्पल, यहाँ से एप्पल टूट के ये एप्पल नीचे गिर रहा है, तो ये जो फॉल ऑफ एप्पल है इसको भी क्या होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे अर्थ होती है, तो अर्थ क्या होती करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट करती है, जिसकी वजह से ये एप्पल नीचे गिरता है। सेम ग्रेविटेशनल फोर्स इज अप्लाइड फॉर द रिवोल्यूशन ऑफ मून। ये मून है, अर्थ के सराउंडिंग में क्या करता है, रिवोल्यूशन करता है। इन दोनों के बीच में भी कौन सा फोर्स है बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स है। हम क्या देख रहे हैं, लॉ। देखो लॉज, कौन सा लॉ है, ग्रेविटेशन का लॉ है, और उसके ऊपर देखो इवेंट, फॉलिंग ऑफ एप्पल एक इवेंट है, उसके बाद में रिवोल्यूशन ऑफ मून है, और ये है देखो बच्चों, ये समंदर है। समंदर के अंदर टाइड्स जनरेट होती है, आपने टाइड्स देखे होंगे। समंदर के अंदर ऐसे जो टाइड्स जनरेट होती है उसका रीजन क्या है, तो उसका भी रीजन है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन मून एंड सी। इन दोनों के बीच में का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। कुछ लोग कहेंगे सर सन भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट करता है सी के ऊपर, फिर भी हम सिर्फ मून का ही ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों कंसिडर करते हैं। आप सब में सुना है जो सन का मास है वो बहुत बड़ा है, फिर भी हम मून का ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से टाइड्स जनरेट होते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं, क्या रीजन है। देखो ग्रेविटेशन का लॉ सबको पता है, ग्रेविटेशन का लॉ क्या कहता है, F इज इक्वल टू जी कैपिटल यम या m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ऐसा ग्रेविटेशन का लॉ है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब देखो इस लॉ के हिसाब से आपको पता होना चाहिए जो फोर्स होता है, द फोर्स, ये जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा। सन भी सी के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करता है, लेकिन जो सी होता है वहां से सन का जो डिस्टेंस है, सन जो है वो बहुत लार्ज डिस्टेंस पे है, इसीलिए वो ज्यादा फोर्स एग्जर्ट नहीं कर सकता। आपको मैं अगर अमाउंट के लैंग्वेज में अगर बताऊं तो जितना मून फोर्स एग्जर्ट करता है उसके लगभग आधा ही फोर्स सन एग्जर्ट करता है। इसलिए मेजर कंट्रीब्यूशन अगर किसका है टाइड्स को जनरेट करने में, तो ये जो मून है, मून जो अर्थ के नजदीक होता है वही ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट करता है, जिसकी वजह से टाइड्स जनरेट होते हैं। तो मैंने आपको जो नेचर के इवेंट्स है, देखो ये तीनों इवेंट एक ही लॉ के ऊपर बेस्ड है, दैट इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोल सकते हैं। तीनों इवेंट कौन कौन सा, ये रिवोल्यूशन है, यू है यहाँ पे, रिवोल्यूशन ऑफ मून, फॉल ऑफ एप्पल एंड टाइड्स इन सी, ये तीनों भी किसके ऊपर डिपेंड है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ऊपर है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट एवरी अनदर पार्टिकल ऑफ मैटर। कोई भी दो पार्टिकल्स यूनिवर्स में, कोई भी दो बॉडी होगी तो ये दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है उनके मासेस की वजह से। यहाँ पे अर्थ एक बॉडी कंसिडर कर सकते हो और एक एप्पल को भी बॉडी कंसिडर कर सकते हो। एप्पल अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है,
मून मून एक बॉडी है और ये अर्थ है, ये एक बॉडी है, इनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? एनी पार्टिकल ऑफ मैटर, एनी, देखो, एनी पार्टिकल of matter attract any other particle. Any particle of matter attract any other particle of matter, any other particle of matter, any other particle of matter with a force, okay, that force with a force which is directly proportional to product of masses, which is directly proportional to product of masses, and inversely proportional to square of distance between them, ऐसा यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, आपको पता है उस लॉ का अगर स्टेटमेंट, अगर सिर्फ स्टेटमेंट अगर मैं लिखूं तो वो स्टेटमेंट कैसा है आपको बताऊं? मतलब सिर्फ उसका इक्वेशन अगर लिखो तो कैसा होगा इक्वेशन? ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। दो मासेस है m1 एंड m2 मासेस वाले, m1 एंड m2 मासेस है। देखो एक ये बॉडी है, देखो मैं आपको उसका एग्जांपल बताता हूँ। एक ये बॉडी है और एक दूसरी बॉडी है, दो मासेस है। देखो ये मास है m1, ये मास है m2, इनके बीच में डिस्टेंस है r। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, ये आप स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख सकते हो। ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। जितना ज़्यादा इन मासेस का मल्टीप्लिकेशन बढ़ेगा उतना ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस जितना बढ़ेगा उतना ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होगा? कम होगा। तो यही से फिर आगे इक्वेशन बनता है F इज इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, G मास m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। ये ग्रेविटेशन का लॉ है और इस एक लॉ के ऊपर ग्रेविटेशन के बहुत सारे इवेंट होते हैं। मैं यहाँ पे 2 और 3 इवेंट बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं अनलिमिटेड। इस दुनिया में अनलिमिटेड इवेंट्स एक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ऊपर बेस्ड है। ये पूरा यूनिवर्स, ये जो दुनिया चल रही है, आपको पता है ये पूरे दुनिया को 4 फोर्सेस चलाते हैं, उसमें से एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। स्काई में जो प्लैनेट्स है, स्टार्स है, ये पूरा जो बैलेंस हुआ है यूनिवर्स, ये ग्रेविटेशन की ही देन है। जो आज आप यहाँ पे स्टेबल हो यूनिवर्स में, हर प्लैनेट का अपना एक पोजीशन ग्रेविटेशन ही डिसाइड करता है। तो नेचर, ये अलग अलग इवेंट्स कुछ लॉ के हिसाब से चलते हैं, ये मुझे क्लियर करना था। ओके, देखो बच्चों, वैसे देखेंगे तो नेचर जो है, ये जो नेचर है बच्चों, एक गेम खेलता है। आपको मैंने इसके पहले वाले स्लाइड में क्लियर किया है कि नेचर कुछ लॉ के हिसाब से चलता है, लेकिन कौन से लॉ के हिसाब से चलता है, उन लॉ को आइडेंटिफाई कैसे करें, लॉज को समझे कैसे। तो उसके लिए ग्रेट साइंटिस्ट हुए हैं, अमेरिकन साइंटिस्ट डॉक्टर रिचर्ड फेनमन नाम के साइंटिस्ट हुए हैं।
देखो ये साइंटिस्ट बहुत ग्रेट साइंटिस्ट है, इन्होंने नोबेल प्राइज मतलब नोबेल प्राइज इनको मिला है और बहुत ही इनको फिजिक्स के ग्रेट साइंटिस्ट माने जाते हैं दुनिया में। डॉक्टर फेनमन नाम के साइंटिस्ट है, रिचर्ड नाम है इनका, अमेरिकन साइंटिस्ट है। इनका आप कभी इंटरव्यू देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उनका नॉलेज क्या है, इन्होंने क्या बताया था फिजिक्स के बारे में, वो बहुत ही रिमार्केबल है। देखो फिजिक्स या साइंस के बारे में बोल सकते हैं। हमारा सब्जेक्ट ये शुरू है कि हमें लॉ के हिसाब से नेचर चलता है, ये मैंने क्लियर किया, लेकिन नेचर के अंदर के लॉ को आइडेंटिफाई कैसे करें, पहचाने कैसे, उसके लिए इन्होंने बोला कि नेचर इज अ गेम। देखो ये नेचर जो है, नेचर इज वन गेम विच प्लेज विथ सम बेसिक लॉज। देखो नेचर के कुछ रूल्स है, इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो इस तरह से है, नेचर के कुछ रूल्स बनाए हैं, मतलब इसी तरीके से नेचर वर्क करेगा, ये रूल्स बनाए हैं। किसने बनाए हैं? किसने बनाए? गॉड। इन्होंने बताया है ये नेचर में कुछ रूल्स बनाए हैं गॉड ने, और गॉड ने बाद में क्या किया, रूल्स बना के उस गेम को वहीं पे क्या कर दिया, उस गेम को स्टार्टअप कर दिया और एक रूल्स बनाए गेम के। जैसे इन्होंने एक बेस्ट एग्जांपल दिया है, उन्होंने एक गेम का एग्जांपल दिया है। देखो इन्होंने इस गेम का नाम दिया है, ये कौन सा गेम है आप सबको पता है, ये क्या है? चेस। चेस खेलते होगे आप लोग, तो इन्होंने चेस का एग्जांपल दिया है। चेस इज वन ऑफ द, क्या बोल सकते हैं हम लोग, हार्ड गेम बोल सकते हैं, या समझने के लिए उसके रूल्स बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड रूल्स हैं, इसलिए उन्होंने चेस के साथ कंपेयर किया। देखो एक यहां पे है चेस, ये चेस है, चेस है, ओके, एंड ये है नेचर। देखो चेस एंड नेचर दोनों को कंपेयर करना है। देखो बच्चों सब लोग ध्यान दो, उनका कहना क्या था, जैसे चेस के कुछ रूल्स होते हैं, अब मुझे उतना चेस समझता तो नहीं है, मैं ज्यादा खेलता नहीं हूं इसे, तो चेस में क्या बताया, देखो चेस में आपने देखा होगा एक होती क्वीन, रानी होती है, हाँ रानी भी होती है, और क्वीन कैसे चलती है पता है आपको? क्वीन को बहुत ही कंसेशन है, कैसे पता है? वो हॉरिजॉन्टली कितना भी मूव हो सकती है, वर्टिकली कितना भी मूव हो सकती है, और डायगोनली कितना भी मूव हो सकती है। मतलब क्वीन को जितना फ्रीडम है मेरे हिसाब से किसी को फ्रीडम नहीं है वैसा, क्योंकि वो क्वीन है, ये चेस का रूल है, क्वीन को बहुत ज्यादा फ्रीडम है। उसके बाद में आपको पता है ये घोड़ा है, घोड़ा, घोड़े की चाल 2.5 चाल होती है। 2.5 चाल मतलब समझते हैं अभी? देखो चेस में क्या होता है पता है आपको? 2.5 चाल का मतलब दो ऐसे स्ट्रेट, जिस किसी वे में जाना है, तो 2.5 चाल मतलब 2 स्क्वायर ऐसा जा सकता है, 2 स्क्वायर, जिनको चेस समझता है उनको पता है, 2 स्क्वायर ऐसा जाता है और फिर 1 स्क्वायर ऐसा हॉरिजॉन्टली जा सकता है। 2 स्क्वायर ऐसा गया तो 1 स्क्वायर ऐसा जाता है, उसे कहते हैं 2.5 चाल। अब मैं आपको सच में बताऊं तो मुझे चेस के बारे में उतना पता नहीं है, समझो। अगर मुझे चेस समझना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कोई लोग अगर चेस खेल रहे होंगे तो उनके साथ में बैठना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा कि कैसे खेल रहे हो, बहुत टाइम ऑब्जर्व करने के बाद में, बहुत टाइम ऑब्जर्व करने के बाद में मुझे समझेगा किंग कैसे मूव होता है, क्वीन कैसे मूव होती है, उसके बाद में ये जो घोड़ा है इसकी 2.5 चाल है, ये कैसे मूव होता है, हाथी कैसा मूव होता है, ये सब चाल मुझे कब समझेगी? उसके जो चेस के रूल्स जो बनाए हैं वो मुझे उस खेल को ऑब्जर्व करने के बाद में समझ में आएगा। सेम टू सेम यही प्रिंसिपल आपको नेचर को समझने के लिए लगाना है। आपको क्या करना है? नेचर एक गेम खेल रहा है, बारिश गिर रही है, वेपर्स ऊपर जा रहे हैं, सन कैसा होता है, डे नाइट साइकिल चल रही है, सुबह सन आता है, फिर सनसेट होता है, फिर सनराइज होता है, फिर सनसेट होता है, गेम ही तो चल रहा है एक। और ये कैसे पता चला रे आपको? आपको पता है कि 6 बजे जो भी है सनसेट होता है शाम को, या जो भी सुबह सनराइज होता है, ये कैसे पता चला? सालों से देखते आए और नेचर का गेम ऑब्जर्व करने के बाद में आपको समझ में आ गया, यस सनराइज इस टाइम पे होता है, सनसेट इस टाइम पे होता है।
ये बाय ऑब्जर्वेशन पता चला आपको। नेचर को, ये लॉ को समझने के लिए हमें नेचर को एक गेम समझना है। एक गेम है जो गॉड ने बनाया है, उसके कुछ रूल्स बनाए हैं, और ये गेम सबसे वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल गेम है जो शुरू से अभी चल ही रहा है, और उसको ऑब्जर्व करना है हमें, उस गेम को ऑब्जर्व करना है। जैसे आप आईपीएल मैच देखते हो ना, आजकल आईपीएल बहुत चल रहा है, तो आईपीएल मैच देखते हो, तो आईपीएल देखते समय आप क्रिकेट मैच आपको कैसे समझ में आ गया, देख देख के ही समझ में आ गया ना, यस दिस इज दिस प्लेयर, और जो भी है कैच पकड़ने के बाद में आउट होता है, स्टंप के ऊपर बॉल लगने की वजह से आउट होता है। किसी भी गेम को कंपेयर करो, इस साइंटिस्ट ने, रिचर्ड फेनमन ने, इन्होंने चेस के साथ कंपेयर किया था। आप किसी भी खेल के साथ कंपेयर कर सकते हो जो आपका फेवरेट है। नेचर प्लेज सेम टू सेम गेम बोल सकते हैं। इसके भी कुछ रूल्स हैं, है कि नहीं? रूल्स, नेचर के रूल्स है कि नहीं? मैं तो कहता हूं नेचर जितना रूल्स को फॉलो करता है, कोई फॉलो ही नहीं करता, सब चीटिंग करते, लेकिन नेचर चीटिंग नहीं करता कभी। नेचर अपने रूल्स फॉलो करता है कि नहीं? अगर समझो मैंने इस बॉडी को यहां से नीचे छोड़ दिया तो बराबर ये नीचे ही जाने वाली है, कभी ऊपर जाएगी नहीं, ऊपर जाने वाली नहीं, बराबर नीचे जाएगी, क्योंकि ये रूल है, ये हमेशा रहेगा ही रूल, यूनिवर्सल है ये रूल। नेचर कभी अपने रूल को चेंज नहीं करता। कभी ऐसा सुना है आपने, एक आधे दिन संडे के दिन सन छुट्टी को गया? नहीं सुनेंगे। सूरज ने कभी छुट्टी ली है क्या? बिल्कुल नहीं लेगा। नेचर के रूल्स है, और उस रूल्स के हिसाब से बहुत वो खेलता रहता है, एंजॉय करता है नेचर, और उसी गेम को हम ऑब्जर्व करके नेचर के लॉ को समझते हैं। बच्चों, नेचर को ऑब्जर्व करके लॉ को समझना बात अलग है, लेकिन किसी लॉ को आपने समझा है, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करके नेचर को समझेंगे, और उस नेचर को समझ के आप अब एक अपने नाम से एक लॉ अगर प्रूव करना चाहते हैं, कोई नेचर को ऑब्जर्व करके आप नेचर का लॉ सबके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो उसकी एक टेक्निक होती है। जैसे ग्रेट साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन, उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट ने जब लॉ दिए हैं, तो उसके एक साइंटिफिक मेथड है बच्चों। ये साइंटिफिक मेथड, जो आइडियली साइंटिफिक मेथड कैसी होती है, लॉ को किस तरह से बनाया जाता है। न्यूटन ने अगर लॉ दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि न्यूटन ने सबके सर के ऊपर बंदूक रखेगा, चलो ये मेरा लॉ है, इसको सुनना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इन्होंने कुछ प्रोसेस के थ्रू सबको कन्विंस किया है। तो कैसे कन्विंस करेंगे ताकि न्यूटन की तरह आपका भी लॉ इस दुनिया में हो, आप भी कोई ना कोई लॉ एक्सप्रेस कर पाए? तो उसके लिए मैं आपको प्रोसेस समझाता हूं, साइंटिफिक मेथड। बच्चों, ये है साइंटिफिक मेथड, ये है साइंटिफिक मेथड। इस साइंटिफिक मेथड को आप फॉलो करके आपके खुद के नाम से यूनिवर्स में लॉ बना सकते हो। ये साइंटिफिक मेथड के अलग अलग वेज है बच्चों। ये मैंने फिजिक्स के लिए साइंटिफिक मेथड दिए हैं, कुछ जगह पे यही साइंटिफिक मेथड अप्लाई भी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, पहले मैं ये साइंटिफिक मेथड आपको समझाऊंगा, और उसके बाद में मैं बताऊंगा कि ये साइंटिफिक मेथड कुछ जगह पे हम अप्लाई भी नहीं कर सकते, लेकिन जनरल फिजिक्स के लॉ के लिए ये साइंटिफिक मेथड हम यूज करते हैं। तो हम साइंटिफिक मेथड में सबसे फर्स्ट होता है सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। नेचर को ऑब्जर्व करना है पहले सिस्टमैटिक तरीके से, और सिस्टमैटिक तरीके से मतलब पता है आपको, एक बार देख के नहीं चलेगा, उसको बार बार ठीक से प्रॉपरली, और क्या बोल सकते हैं, डीप ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं, किसी इंसान ने देख लिया, थोड़ा सा होता है, कुछ गांव में होता है, कोई ट्री थोड़ा सा हिला, कोई पेड़ हिला, तो लोग बोलते हैं अरे यहाँ पे भूत है। वो देखता भी नहीं, विंड की वजह से हिलता है पेड़, लेकिन वो देखता भी नहीं, वो दूर से ही भागता है, ऊपर देखता ही नहीं, और बोलता है इस पेड़ के ऊपर भूत सवार है। वैसा ऑब्जर्वेशन नहीं होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन कैसा होना चाहिए? केयरफुली ऑब्जर्वेशन, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। आप नेचर को सिस्टमैटिक ऑब्जर्व करो, बार बार ऑब्जर्व करो, और अलग अलग नजरिए से ऑब्जर्व करो।
दिस इज अ सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट है, देखो पहले है सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन प्रॉपर वे से ऑब्जर्वेशन करना है, और ऑब्जर्वेशन करने के बाद में आपको उस ऑब्जर्वेशन के ऊपर अलग अलग वे से एक्सपेरिमेंट करने हैं। जो भी ऑब्जर्व किया है, जैसे सर आइजैक न्यूटन ने ऑब्जर्व किया कि एप्पल नीचे गिर रहा है, स्टोरी तो सुनी ही होगी आप सबने। जब सर आइजैक न्यूटन एक एप्पल के ट्री के नीचे बैठे थे तो उन्होंने एक एप्पल को नीचे गिरते हुए देखा। उन्होंने फर्स्ट टाइम नहीं देखा था, इसके पहले भी उन्होंने देखा होगा ना, क्योंकि उनके घर पे एप्पल के ट्री थे पहले से, ऐसा नहीं है। वहां पे एप्पल का एटमॉस्फेयर है, वहां पे बहुत ठंड होती है, आपको पता है। उन्होंने इसके पहले भी देखा था, लेकिन उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया था, लेकिन सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन नहीं किया था। फर्स्ट टाइम उन्होंने सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन किया एप्पल के गिरने के ऊपर, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन किया। और जब कोई भी ऑब्जर्वेशन करते हैं और वो ऑब्जर्वेशन को अगर समझना है तो आपको 360 डिग्री एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको उसके लिए एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। उस ऑब्जर्वेशन जो किया है उसके रिगार्डिंग आपको क्या करने पड़ेंगे, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट बच्चों एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे जो आपने ऑब्जर्वेशन किया है। ग्रेविटेशन का एक ऑब्जर्वेशन नॉर्मल दिख रहा है आपको, वो लॉ शायद उसके लिए ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, लेकिन कुछ लॉ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उनको सिर्फ ऑब्जर्वेशन के भरोसे पे नहीं चलना पड़ता, उसके रिगार्डिंग अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, और उस ऑब्जर्वेशन को क्रॉस चेक करना पड़ता है उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, क्या सच में इस कंडीशन में ऐसा होता है। ये चेक करना पड़ता है, अलग अलग कंडीशन में चेक करना पड़ता है। जैसे एरिस्टोटल को एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, आपको पता है फीदर एंड कोई दूसरी बॉडी होगी, दोनों को छोड़ेंगे तो फीदर थोड़ा लेट पहुंचता है और ये जल्दी पहुंचता है। पेन को छोड़ा और फीदर को छोड़ा तो पेन जल्दी नीचे गिरेगा और फीदर बाद में गिरेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिफरेंट है, ये सिर्फ ये हवा में हो रहा है, यही वैक्यूम में करेंगे तो फीदर जो होता है ना बर्ड्स का फीदर, वो और इस पेन को छोड़ेंगे तो सेम टाइम पे नीचे गिरेंगे, लेकिन क्या जनरेट करना पड़ेगा, वैक्यूम। मतलब एक्सपेरिमेंटली उन्होंने चेक किया कि हर केस में ये पॉसिबल है क्या, या जो मैंने ऑब्जर्वेशन किया था उसी केस में पॉसिबल है, या अलग अलग वेरिएशन करके एक्सपेरिमेंट करके देखना है और चेक करना है कि सच में ये पॉसिबल है क्या। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स बोलते हैं इसे। ऑब्जर्वेशन के ऊपर क्या करने हमें, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स। इस एक्सपेरिमेंट के बाद में नेक्स्ट होता है रीजनिंग, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग बोलूंगा मैं। जो भी एक्सपेरिमेंट किया है खुद से ही रीजनिंग करना है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू रीजनिंग ऐसा क्यों हो रहा है, खुद से सवाल पूछना। कैसे सवाल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, क्वालिटी सवाल होने चाहिए। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस, अलग अलग ऐसे क्वेश्चन पूछने चाहिए जिसकी वजह से इस ऑब्जर्वेशन का या हमारे हाइपोथेसिस का 360 डिग्री एनालिसिस होना चाहिए। 360 डिग्री एनालिसिस, ऐसे खुद से सवाल पूछो, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो उस ऑब्जर्वेशन से
सॉरी ऐसे सवाल पूछो उस रीजनिंग से, फिर रीजनिंग होने के बाद में उसे और भी समझने के लिए कोई चीज बढ़ रही है, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूटन ने जो ग्रेविटेशन की थ्योरी दी है, उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया एप्पल नीचे गिर रहा है, उसके बाद में अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके देखे हर केस में वैसा ही होता है क्या, बॉडी अर्थ की तरफ ही आती है क्या, रीजनिंग सोचा ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, फोर्स एग्जर्ट हो रहा होगा क्या, बॉडी के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स एग्जर्ट हो रहा होगा, उस फोर्स के लिए फिर बाद में उन्होंने क्या किया, मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग मतलब इक्वेशन बनाना या फॉर्मूला देना। किसी चीज को समझने के लिए एक इक्वेशन की जरूरत होती है। अगर आप सच में आपको बताऊं तो इक्वेशन के बिना साइंस पॉसिबल ही नहीं है। फिजिक्स इज द, क्या बोल सकते हैं, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। जैसे आपको लैंग्वेज नहीं आती, जैसे आपकी जो भी लैंग्वेज है, समझो आपकी लैंग्वेज मराठी है और आप कोई तेलुगु पर्सन के साथ में बात कर रहे हो, तो तेलुगु पर्सन को मराठी नहीं आती, मराठी वाले को तेलुगु नहीं आती, तो दोनों का कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। दोनों की लैंग्वेज एक होना चाहिए, सबसे पहले होनी चाहिए लैंग्वेज। लैंग्वेज समझेंगे तभी कम्युनिकेशन पॉसिबल है। वैसे ही फिजिक्स को समझने के लिए मैथमेटिक्स बहुत जरूरी है। इसीलिए कोई भी फिजिक्स का फिनोमेना, कोई भी ऑब्जर्वेशन किया है, ऑब्जर्वेशन करने के बाद में एक्सपेरिमेंट किए, फिर रीजनिंग, उसके ऊपर क्रॉस क्वेश्चन करके चेक करके देखा, और जो भी ऑब्जर्वेशन है उसके लिए एक इक्वेशन की जरूरत होती है, उसे कहते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग। उसे क्या कहते हैं, मैथमेटिकल, क्या बोलते हैं बच्चों उसे, मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग बोलते हैं उसे। ओके, नेक्स्ट 5th नंबर की स्टेप है बच्चों, प्रेडिक्शन। देखो मैथमेटिकल ये हो गया, ये हो गया, अभी ये भी हो गया। अब देखो नेक्स्ट है 5th नंबर की स्टेप है प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन देखो, इतना सारा होने के बाद में फिर कुछ प्रेडिक्ट करना चाहिए, नहीं तो थोड़ा सा ही पता चला और बाद में अपनी अपनी थ्योरी देना शुरू किया। नहीं, कोई भी अगर सभी साइंटिस्ट के सामने कुछ एक्सप्रेस करना है, कुछ प्रेडिक्ट करना है, तो प्रेडिक्ट करने के लिए देखो ये सब कुछ होने के बाद में, इतनी सारी प्रोसेस होने के बाद में, हम बहुत सारे साइंटिस्ट के सामने अपना जो प्रेडिक्शन है वो एक्सप्रेस करेंगे। प्रेडिक्शन, फिर प्रेडिक्शन करना है, फिर हम एक्सप्रेस करेंगे इन पूरे साइंटिस्ट के सामने, कुछ ना कुछ हम बात करेंगे। मुझे ऐसा लगता है, मैंने ये पूरा करके देखा है और मुझे ऐसा लगता है कि ये न्यूटन ने क्या कहा होगा, मुझे ऐसा लगता है ग्रेविटेशनल कोई तो फोर्स है, अर्थ इस फोर्स से खींचती है ऑब्जेक्ट को, ऐसा उन्होंने क्या दिया होगा, प्रेडिक्शन। ओके, क्या दिया होगा, प्रेडिक्शन। बच्चों अब देखो इसके बाद में चलो कोई बात नहीं, प्रेडिक्शन के बाद में 6th नंबर की स्टेप है। अब इतने सारे ऑब्जर्वेशन किया है, सब कुछ किया है और प्रेडिक्शन किया, आपने प्रेडिक्शन किया, लेकिन आपके प्रेडिक्शन के बाद में जो साइंटिस्ट लोग होते हैं उसे आपको सवाल पूछेंगे अलग अलग टाइप के, और आपको अलग अलग सवाल पूछ के उस जो भी है ऑब्जर्वेशन को, आपके प्रेडिक्शन को वेरीफाई करेंगे, क्या सच में ऐसा हो रहा है। साइंटिस्ट लोग भी ऑब्जर्व करेंगे, उस एक्सपेरिमेंट को एक बार देखेंगे और फिर वेरीफाई करके आपके नाम से वो लॉ बन जाता है। जो भी लॉ है, जैसे न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटेशन का लॉ दिया है, तो ये इस साइंटिफिक मेथड से फॉलो किया है। ओके, ये साइंटिफिक मेथड होती है किसी भी लॉ के फॉर्मेशन की। तो इसी तरह से, तो बच्चों इस तरह के सभी ये स्टेप से गुजरने के बाद में मैंने आपको बताया है, इन सभी प्रोसेस, ये पूरा प्रोसेस होने के बाद में आप प्रेडिक्शन करेंगे लॉ के बारे में,
और इस प्रेडिक्शन को साइंटिस्ट लोग वेरीफाई करके लॉ फॉर्म होता है। तो इस तरीके से लॉ कैसे फॉर्म होता है ये हमने आज के लेक्चर में देखा है। आगे इसी तरह से हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को लेके फिजिकल वर्ल्ड के थर्ड लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।